तो ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट है रिटेल बैंकिंग का। रिटेल बैंकिंग यानी क्या, यानी इसका मीनिंग वगैरह जो बाकी था ना, तो यहाँ से काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं कि जो अपने आगे। हाँ, तो इसके अंदर अपने सीखेंगे सबसे पहली बात तो, यानी इंडिविजुअल्स के लिए जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं रिटेल बैंकिंग है। सिंपल लैंग्वेज में कि प्रोविजन ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर टू इंडिविजुअल कस्टमर्स। और खास करके कौन लोग, नॉन एंटरप्रेन्योर पर्पस के लिए दिया जाता है, मतलब बिजनेस के लिए नहीं, पर्सनल यूज के लिए दिया जाता हो। लायबिलिटी साइड के ऊपर, बैंकिंग हैज जनरली बीन रिटेल। द बैंक्स आर रेजिंग रिसोर्सेज जनरली फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ रिटेल डिपॉजिटर्स। छोटे छोटे डिपॉजिटर्स बैंक के अंदर बहुत ज्यादा पैसे डिपॉजिट करते हैं, भले अमाउंट स्मॉल हो, लेकिन उनके नंबर बहुत लार्ज होते हैं। यानी जो लोग डिपॉजिट करते हैं उनके नंबर बहुत लार्ज होते हैं। इसलिए ये असेट साइड के ऊपर ये सबसे बड़ा इनके लिए, और सॉरी लायबिलिटी साइड के ऊपर ये डिपॉजिटर्स का सबसे बड़ा अकाउंट इनके लिए बनता है। लेकिन असेट साइड के अंदर ये केस वैसा ही है जैसा लायबिलिटी साइड के ऊपर है। अब बैंक की असेट यानी क्या? बैंक की असेट यानी बैंक जो लोन देती है वो बैंक की असेट है। लेकिन अगर बैंक किसी की किसी के पैसे डिपॉजिट की तरह से अपने पास रखती है तो वो बैंक के लिए लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी में क्या क्या आता है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो। फिक्स डिपॉजिट, करंट, सेविंग अकाउंट, ये लायबिलिटी साइड पे। और जो मोर्गेज यानी गिरवी रख के लोन ली जाती है, चाहे वो पर्सनल हाउसिंग, ऑटो या तो एजुकेशनल लोन हो, ये असेट साइड पे आता है। तो एडिशनल रिटेल बैंकिंग ऑल्सो इन्वॉल्व्स ऑफरिंग ऑफ, इसमें क्रेडिट कार्ड भी आ गया। डिपॉजिटरी सर्विस यानी शेयर मार्केट की सर्विस। पैरा बैंकिंग प्रोडक्ट्स यानी बैंकिंग जैसी दूसरी प्रोडक्ट, जैसे कि इंश्योरेंस है। कैपिटल मार्केट प्रोडक्ट यानी म्यूचुअल फंड वगैरह बेचना, ये सब भी इसके अंदर आ गया। टिपिकली रिटेल बैंकिंग बिगिंस विद द टारगेट क्लाइंटल विच इज कॉमन मासेस, यानी आम आदमी हमारे लिए कस्टमर है इन बैंक के लिए। एंड इट स्लोली ग्रेजुएट्स थ्रू अ स्टेज विच कैन बी कॉल्ड एज क्लास रिटेल बैंकिंग। पहले मास रिटेल बैंकिंग यानी हजारों लोगों को सर्विस देना है, फिर क्लास रिटेल बैंकिंग मतलब उसमें से चुनिंदा लोगों को सर्विस देना है। मास रिटेल बैंकिंग इज द स्टेज इन विच बैंक प्रोवाइड्स स्टैंडर्डाइज, ये एमसीक्यू में आ सकता है, स्टैंडर्डाइज बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर्स। यानी सबको एक जैसी प्रोडक्ट मिलती है, यानी किसी के लिए अलग कोई रूल नहीं बनाया जाता, सबको एक जैसी प्रोडक्ट, ये मास बैंकिंग हो गया। द बैंक्स अटेम्प्ट टू बिल्ड अ sufficiently broad customer base which can serve as a stable source of funding। कस्टमर बेस बहुत बड़ा बना देती है, हजारों लाखों कस्टमर, और वहां से पैसा आता रहता है, यानी वो सोर्स ऑफ फंडिंग होता है। लेकिन जो क्लास रिटेल बैंकिंग है उसमें बैंक ऑफर करती है कस्टमाइज प्रोडक्ट, यानी अलग से प्रोडक्ट बनाया जाता है पर्टिकुलर कस्टमर के लिए, और सर्विसेज जो नीश कस्टमर यानी एक पर्टिकुलर कस्टमर सेगमेंट के लिए होता है। द हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ये कौन से लोग हैं? जिन जो है तो पर्सनज, मतलब कोई एंटरप्रेन्योर नहीं है ये, लेकिन इनके पास पैसे ज्यादा यानी सेविंग्स में रखने के लिए। रिटेल बैंकिंग फोकस्ड solely at a niche customer segment में also be terms it प्राइवेट बैंकिंग, यानी ऐसे पर्टिकुलर कस्टमर के लिए जो बनाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? प्राइवेट बैंकिंग। ये भी एमसीक्यू है। अब यहाँ पे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बताया, देखो। बैंकिंग बैंकिंग दो लोगों को होता है, एक इंडिविजुअल्स और फर्म्स को। इंडिविजुअल्स में दो है, एक रिटेल वाले और एक एंटरप्रेन्योर, मतलब बड़े बिजनेस वाले। और एंटरप्रेन्योर में यानी बिजनेस के अंदर यूज करने वाले लोग, एग्रीकल्चर में एमएसएमई के अंदर यानी मीडियम एंड स्मॉल जो एंटरप्रेन्योर्स है उसको। और फिर यहाँ पे रिटेल के अंदर मास रिटेल बैंकिंग और क्लास रिटेल बैंकिंग आ गया। और फर्म्स की बात करें तो इसमें होलसेल और एमएसएमई फर्म, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स, एमएसएमई। अब डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो। ये 2.5 मार्क्स के लिए कई बार पूछा गया है। और व्हाट इज रिटेल बैंकिंग? तो रिटेल बैंकिंग इज अ सर्विस दैट इज गियर्ड, गियर्ड यानी जो प्रोवाइड की जाती है प्राइमरी टुवर्ड्स इंडिविजुअल कस्टमर्स। रिटेल बैंकिंग इज यूजुअली मेड अवेलेबल बाय कमर्शियल बैंक, और साथ में स्मॉलर कम्युनिटी बैंक, जैसे कोई कोऑपरेटिव बैंक हो ना वैसा।
अनलाइक होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग स्ट्रिक्टली किस पे फोकस करता है? कंज्यूमर मार्केट के ऊपर, मतलब प्रोडक्ट खरीदने वाले लोगों के ऊपर। और वो वाइड रेंज ऑफ पर्सनल बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। साथ में सेविंग्स और चेकिंग अमाउंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, चेक वाला अकाउंट, उसके बाद में बिल पेइंग सर्विस, यानी बिल डायरेक्टली आपका पे कर दे बैंक की तरफ से, एज वेल एज डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स। थ्रू रिटेल बैंकिंग कस्टमर्स में ऑल्सो रिमेन ऑप्टेन मोर्गेज एंड पर्सनल लोन्स। मोर्गेज यानी गिरवी रख के लोन दिया है, लेकिन पर्सनल लोन में आपको कोई चीज गिरवी नहीं रखनी पड़ती, लेकिन आपको आपकी खुद की रेपुटेशन के ऊपर वो लोन मिलती है। Although retail banking is for the most part mass market driven, mass market driven का मतलब ज्यादा कस्टमर की हमेशा ये लोग सर्च में होते हैं। Many retail banking products may also extend to small and medium sized businesses. कुछ रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट स्मॉल बिजनेस के लिए भी होती है। टुडे मच ऑफ द रिटेल बैंकिंग स्ट्रीमलाइन इलेक्ट्रॉनिकली। आजकल अगर रिटेल बैंकिंग की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग यानी ई बैंकिंग ज्यादा है, जिसमें ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी एटीएम कार्ड है। उसके बाद में वर्चुअल बैंकिंग, जिसमें ऑनलाइन बैंकिंग आता है वो। रिटेल बैंकिंग डील्स विद लेंडिंग मनी टू कंज्यूमर्स, यानी रिटेल बैंकिंग का मेन मकसद क्या है? कंज्यूमर को लोन देना। एंड दिस इंक्लूड अ वाइड वेराइटी ऑफ लोन्स, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो मोर्गेज लोन हो या ऑटो लोन हो। एंड कैन ऑल्सो बी यूज टू रिफर टू लोन्स टेकन आउट एट आइदर द प्राइम रेट और सब प्राइम रेट। देखो प्राइम रेट यानी ऐसा नॉर्मल रेट के ऊपर जो मिलता है ना वो, लेकिन सब प्राइम रेट का मतलब कि वो रेट आपका ज्यादा दिया जाता है। ये वो कस्टमर के लिए जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन बराबर से ना हो वो। Retail banking refers to banking in which banking institutions execute transactions directly with the customers. यहाँ पे सीधा ट्रांजेक्शन किसके साथ किया जाता है? कंज्यूमर के साथ में। और जबकि बात करें किसकी? कॉरपोरेशन की, तो वहां पे ट्रांजेक्शन कॉरपोरेशन के साथ में नहीं होता, या तो कोई दूसरी एंटिटी के साथ में डायरेक्टली ट्रांजेक्शन नहीं होता। वो ट्रांजेक्शन करने का तरीका टोटली डिफरेंट होता है। अब रिटेल बैंकिंग refers to the part of a bank's operations providing service at its branches for small account holder, यानी खास करके ये किसके ऊपर टारगेट करती है? ऐसे अकाउंट होल्डर जो स्मॉल, अब स्मॉल का मतलब याद रखो ये बैंक की टर्म में स्मॉल है, पर इसमें भी लाखों करोड़ रुपए हो सकते हैं। बैंकिंग सर्विसेज ऑफर्ड टू इंडिविजुअल कस्टमर्स, जैसे कि सेविंग्स अकाउंट, पर्सनल लोन्स, रेमिटेंस सर्विस, रेमिटेंस यानी पैसा एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना, जैसे एनईएफटी वगैरह। प्योर रिटेल बैंकिंग इज जनरली कंसीव्ड टू बी द प्रोविजन ऑफ मास मार्केटिंग बैंकिंग। जो सबको दिया जाता है वो प्योर बैंकिंग है, यानी प्राइवेट इंडिविजुअल को ये मास मार्केटिंग के तरह से दिया जाता है। इट हैज बीन एक्सपेंडेड ओवर द इयर्स टू इंक्लूड इन मेनी केसेस सर्विसेज प्रोवाइडेड टू स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस। अब रिटेल बैंकिंग का सर्विस किसको प्रोवाइड करता है? स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस को भी। सम बैंक्स में ऑल्सो इंक्लूड देयर प्राइवेट बैंकिंग बिजनेस सर्विसेज टू हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल अपने सेकंड यूनिट में देखेंगे कि ये कौन होते हैं इन द डेफिनेशन ऑफ रिटेल बैंकिंग। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जो डिफरेंस बिटवीन में हमने देखा उसमें से काफी सारी चीजें यहाँ पे होगी, जिसमें सबसे पहले ये इंडिविजुअल कस्टमर को टारगेट करता है। उसके बाद में फोकस टूवर्ड्स मास मार्केट, यानी लार्ज पॉपुलेशन को कवर किया जाता है। और ऑफर डिफरेंट लायबिलिटी, लायबिलिटी भी अलग अलग तरह की, असेट भी, यानी सेविंग्स अकाउंट में भी अलग अलग तरह के अकाउंट असेट के अंदर आता है, लोन्स उसमें अलग अलग। और सर्विस प्लेथोरा यानी प्लेंटी ऑफ सर्विस, कस्टमर्स को बहुत ज्यादा सर्विसेज दी जाती है। और डिलीवरी मॉडल ऑफ रिटेल बैंकिंग इज बोथ फिजिकल, यानी बैंक में जाके कारोबार करते हो तो वो फिजिकल है। वर्चुअल यानी घर बैठे अगर मोबाइल पे किया जाता है वो। एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये सब इलेक्ट्रॉनिकली किया जाता है। एक्सटेंडेड टू स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस, जो आगे हमने देखा कि ये सिर्फ कस्टमर के लिए नहीं है, स्मॉल कस्टमर के लिए, ये छोटे छोटे बिजनेस को भी लोन देते हैं। एंड टुडेज रिटेल बैंकिंग एनकम्पासेस मल्टीपल प्रोडक्ट्स। एनकम्पासेस मतलब इंक्लूड करता है, कौन कौन सी चीजों को इंक्लूड करेगा? वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स, एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स है उसके अंदर, मल्टीपल कंज्यूमर ग्रुप्स एंड मल्टीपल चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके फायदे क्या?
तो सबसे पहला, क्लाइंट बेस बहुत लार्ज है। ये पूछते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। क्लाइंट बेस विल बी वेरी लार्ज एंड देयरफॉर रिस्क इज स्प्रेड अक्रॉस द कस्टमर बेस। और रिस्क सबकी तरफ जैसे कि स्प्रेड हो चुका है, यानी मतलब फैला हुआ है। कस्टमर लॉयल्टी विल बी स्ट्रॉन्ग एंड कस्टमर्स टेंड नॉट टू चेंज फ्रॉम वन बैंक टू अनदर वेरी ऑफन। कस्टमर की लॉयल्टी यानी कस्टमर काफी वफादार होते हैं, वो बार बार बैंक चेंज नहीं करते। बड़े बिजनेसमैन बैंक को चेंज करने में ज्यादा सोचेंगे नहीं, लेकिन ये छोटे कस्टमर्स है जो वो जानते हैं कि एक सिंगल बैंक के अंदर पैसा रखना, उसमें ज्यादा लॉन्ग टर्म तक रखना है, ये लॉयल्टी यानी उनकी वफादारी ज्यादा होती है। इंटरेस्ट रेट अलग अलग तरह की चीजों के लिए होती है, और इसमें बार्गेनिंग करना, सिंस कस्टमर्स आर टू फ्रेगमेंटेड, फ्रेगमेंटेड यानी डिस्ट्रीब्यूटेड, दूर दूर तक फैले हुए, तो बार्गेनिंग है ना, ज्यादातर इसमें किया नहीं जाता। यानी लोन लेने वाला इंसान ज्यादा बार्गेनिंग नहीं करेगा। जो प्रोसेसिंग फी वगैरह मांगी जाती है वो सामने से वो हाँ बोलत देगा। उसके पीछे कारण ये है कि उसके पास 5-7 लाख की लोन के लिए बार्गेनिंग करने का स्कोप होता नहीं है। देर इज लेस वॉलेटिलिटी इन डिमांड एंड क्रेडिट साइकिल देन द लार्ज कॉर्पोरेट। वॉलेटिलिटी मतलब चेंज, एक जैसी डिमांड और क्रेडिट साइकिल एक जैसी होती है इनकी। लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट्स कैन फैसिलिटेट मार्केटिंग, मास सेलिंग एंड द एबिलिटी टू कैटेगराइज सिलेक्ट क्लाइंट यूजिंग स्कोरिंग सिस्टम्स और डेटा माइनिंग। ये डेटा माइनिंग का मतलब अलग अलग जगह से डेटा को इकट्ठा करना, कस्टमर के डेटा को। और ये लोग क्या करते हैं, स्कोरिंग सिस्टम रखते हैं क्लाइंट के ऊपर, यानी कौन सा क्लाइंट कौन सी प्रोडक्ट के लिए सूटेबल है, वो उसके अभी तक के जितने कारोबार बैंक के साथ में होते हैं उसके ऊपर से डिसाइड किया जाता है। अब ये तो एडवांटेजेस हुए, यानी रिटेल बैंकिंग से क्या फायदे होते हैं। अब इसके कांस्टेंट यानी लिमिटेशन भी है। सबसे पहली बात तो इसके अंदर जो शुरुआत होती, इसमें ये लिखा गया है कि आईटी सिस्टम अगर तुम्हारे पास बराबर यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सिस्टम तुम्हारे पास बराबर नहीं है, तो इतने ज्यादा नंबर ऑफ क्लाइंट्स को मैनेज करने में काफी तकलीफ आती है। फिर रैपिड इवोल्यूशन ऑफ प्रोडक्ट कैन लीड टू आईटी कॉम्प्लिकेशन। इवोल्यूशन यानी बदलना, नई चीज का आना, बार बार नई प्रोडक्ट्स आती है। जितनी नई प्रोडक्ट्स आती है उतनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर कॉम्प्लिकेशन यानी परेशानियां बढ़ती है। द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग ब्रांच नेटवर्क्स एंड हैंडलिंग लार्ज नंबर ऑफ लो वैल्यू कस्टमर्स टेंड टू रिलेटिवली वेरी हाई। हर कस्टमर को समझाना पड़ता है, और अगर हजारों कस्टमर है तो समझाने में टाइम बहुत निकल जाता है। फॉर दिस रीजन बैंक्स हमेशा क्या करती है, चीपर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे जाती है। मतलब आपको एटीएम कार्ड यूज करने के लिए समझाएगी, फोन पे बात करने के लिए, या तो इंटरनेट पे ट्रांजेक्शन करने के लिए समझाएगी, जिससे उनके पास ब्रांच का नेटवर्क जो है ना, वो ज्यादा उनको बनाने की जरूरत ना पड़े। हायर delinquencies especially in unsecured retail loans and credit card receivable। यानी ये जो डिलिक्वेंसीज है ना, उसका मतलब होता है कि लोगों का इंटरेस्ट इतना ज्यादा नहीं होता है इसके अंदर। एंड एनी लॉस इन फेट इन अ पर्टिकुलर बैंक कैन लीड टू सडन आउटफ्लो ऑफ रिटेल डिपॉजिट रिजल्टिंग इन कोलैप्स ऑफ द बैंक। अगर कोई भी इंसान ऐसा सोचता है कि उसको बैंक में भरोसा नहीं है, यानी ऐसा समझो कि बैंक में मेरा अकाउंट है, और एकदम से ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है जिसमें बैंक के ऊपर से भरोसा उठ जाए, तो एक साथ में काफी सारी डिपॉजिट बैंक के पास से चली जाती है। इसको अपने बैंक रन बोलते हैं। ये अंडरलाइन करना है। अभी आता है इवोल्यूशन ऑफ रिटेल बैंकिंग, यानी रिटेल बैंकिंग कहाँ से शुरू हुआ कहाँ तक पहुंचा। ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इसमें। ये वर्डेड नहीं है इसमें, गंग हो, ये गलत प्रिंट हुआ वर्ड है, इसको निकाल दीजिए। ये यहाँ तक कोई नहीं चीज। रिटेल बैंकिंग एज ए बिजनेस मॉडल ऑफ बैंक्स हैड इवॉल्व्ड ओवर द इयर्स। सालों से वो धीमे धीमे आगे बढ़ा है फ्रॉम द ट्रेडिशनल बैंकिंग स्पेस। हिस्टोरिकली बैंकिंग इन द इंडियन सिनारियो बिफोर 1960s was identified with leading to lending to business। यानी शुरुआत में 1960, याद रखना 1960 से जो बैंक थी 1960 तक, वो खाली बिजनेस को पैसा देने यानी लेंड करने में, और कॉरपोरेट क्लाइंट्स को खाली वर्किंग कैपिटल और प्रोजेक्ट फाइनेंस देने के अंदर खाली एनकरेज करती थी। The traditional forms of banking in the above period was restricted to class client and satisfy their total banking requirements in the form of financing for raw materials। और खास करके वो क्लास क्लाइंट, मास क्लाइंट की तो बात नहीं थी,
और वो भी रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, ये सब की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। ये सब 1960 तक की बात है। पर डिलीवरिंग दीज सर्विसेज, अलग अलग प्रोडक्ट, इंस्ट्रूमेंट और फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की गई थी। द ऑपरेटिव अकाउंट्स लाइक करंट अकाउंट फॉर एक्सटेंडिंग द अबव सर्विसेज फॉर्म्ड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सर्विस। यानी ये सारी सर्विस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट उनके लिए, अगर बिजनेसमैन का अकाउंट है तो वो करंट अकाउंट रहता था। द बेसिक प्रेमिसिस, प्रेमिसिस का मतलब एजम्पशन, धारणा, under which these services were structured were that the needs and requirements were straight and simple। सबकी जरूरतें बहुत कम थी और सीधी सीधी जरूरत, सिंपल जरूरतें थी। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एज द नीड्स एंड वांट्स, कस्टमर की नीड जरूरतें बढ़ती गई, तो सर्विस नई नई लानी पड़ी। इसीलिए उनको क्या करना पड़ा, उनको अपनी सर्विस को रीडिजाइन करना पड़ा, अपने प्रोडक्ट को रीडिजाइन करना पड़ा और सर्विस को रीडिजाइन करना पड़ा। There was an absolute need by banks to develop specialized and sophisticated products to meet the manifold and diverse growth. Just a second. अच्छा, सॉरी। ओके, अच्छा, मैं ये पैराडाइम वर्ड का मीनिंग देख रहा था। ये एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल यानी सैंपल, सैंपल बोलते हैं इसको। सर्विस अलग अलग डिजाइन करनी पड़ती है उनको। And there was an absolute need by banks to develop specialized and sophisticated products to meet the manifold। manifold यानी एक से ज्यादा तरह के फोल्ड जिसमें, यानी एक से ज्यादा तरह के पहलू जिसमें है ना वो। and diverse growth of organizations। The stage had come where the legacy architecture of banks was unable to service the diverse needs and hence emergence of banks। अब यहाँ पे जो बैंक्स है ना वो नई तरह से डेवलप हुई। विथ फंक्शनल फोकस केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब काम के ऊपर ध्यान देना है उनको। फ्रॉम बीइंग प्लेन वैनिला कमर्शियल फंक्शन, पहले कमर्शियल फंक्शन यानी पैसा डिपॉजिट कराना और पैसा उसमें से लोन देना, ये उनके मेन फंक्शन होते हैं। अब नए नए अवतार्स के अंदर आती है बैंक, और उसमें इन्वेस्टमेंट बैंक है, मर्चेंट बैंक है। ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कराती है और कॉर्पोरेट कैपिटल रेजिंग, फंड रेजिंग, डेट स्ट्रक्चरिंग एक्टिविटीज। investment function was hived off as a separate activity and also standalone investment banks had emerged। कुछ बैंक तो ऐसी है ना जो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर जाती है, उसको स्टैंड अलोन बोला जाता है। स्टैंड अलोन यानी सिर्फ एक ही काम संभालो, उसको स्टैंड अलोन बोलते हैं। ऑफ द मल्टी डायमेंशनल फंक्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। फिर मर्जर्स, एक्विजिशन, ये सब करने वाली बैंक्स भी है। फिर आगे, मर्चेंट बैंक्स वर द आंसर फॉर कैपिटल एंड, ये अंडरलाइन करना, मर्चेंट बैंक इसका जवाब था, यानी कैपिटल और डेट रेजिंग के लिए। कैपिटल यानी पैसा, अगर कैपिटल के लिए चाहिए या तो लोन के लिए चाहिए तो मर्चेंट बैंक का काम। बट द बग डिड नॉट स्टॉप देयर, एज बैंकिंग वाज ऑलवेज ऑन द एक्सप्लोजन मोड एंड देयर वाज एब्सोल्युटली नेसेसिटी फॉर banks to reposition themselves with newer business models to satisfy for the ever-changing needs of the existing customer and also to cater the expectation of a new class of emerging customer। यानी buck did not stop there का मतलब ये होता है, ये एक है ना फ्रेज है, यानी एक अपने कहावत बोलते हैं ना वैसा है। बग डिड नॉट स्टॉप देयर यानी यहाँ से कहानी रुकती नहीं है। उसके बाद में बैंक्स के अंदर है ना हमेशा एक्सप्लोजन मोड, यानी मतलब कोई ना कोई नई चीजें आती रहती है। तो कस्टमर के एक्सपेक्टेशन, नए नए कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए बैंक को नए नए बिजनेस मॉडल ढूंढने पड़ते हैं। As the evolution of banking was a continuous process with the broadening of the customer base and character of the customer base change from homogeneous to heterogeneous। देखो ये दोनों मतलब समझना, पहले कस्टमर एक जैसे होते थे यानी होमोजीनियस, अब सारे के सारे कस्टमर अलग अलग होने लगे, सबकी रिक्वायरमेंट अलग है। तो बैंक्स को कंपलसरी हो गया कि अपनी प्रोडक्ट को, कंपल्शन यानी मतलब उनको लिए फोर्स हो गया, under the force to redesign their products and services models to cater to these customers and fulfill their varied needs। यानी उनकी अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए
नई प्रोडक्ट्स लाने उनके लिए जरूरी हो गई। 10 केम कॉर्पोरेट बैंकिंग, इसके सामने दो चीजें आई, एक कॉर्पोरेट बैंकिंग आया और दूसरा रिटेल बैंकिंग। इन सम बैंक्स retail banking was christened as customer banking as the focus was towards individual customer। रिटेल बैंकिंग को जो है ना कंज्यूमर बैंकिंग बोला गया, क्रिस्टन का मतलब उसका नाम दे दिया जाना। अब कैप जेमिनी ब्रिंग्स आउट वर्ल्ड रिटेल बैंकिंग रिपोर्ट, ये सिर्फ इसको एमसीक्यू के लिए समझना है। देखो, अब 2015 में ये रिपोर्ट था और ये किसने बनाया था, यूरोपियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग एसोसिएशन ने किसके साथ में मिलके, कैप जेमिनी के साथ में मिलके। अब यहाँ पे बैंक्स के पास कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को पूरा करना मुश्किल हो रहा है, कस्टमर एक्सपेक्टेशन बढ़ते जा रहे हैं और पॉजिटिव कस्टमर बिहेवियर इज ऑल्सो ऑन द डिक्लाइन, यानी कस्टमर आपके साथ में पॉजिटिवली बिहेव नहीं करता एज ए बैंक। द शिफ्ट इज मेनली on account of younger generation who are less likely to take debt, more likely to live and less likely to refer friends or buy एडिशनल रिटेल प्रोडक्ट्स। यानी इसमें क्या होता है कि कस्टमर जो है वो अब यंगर जनरेशन के अंदर आ गया है, जो डेट लेना नहीं चाहते, मोर लाइकली टू लिव एंड लेस लाइकली टू रिफर फ्रेंड्स और बाय एडिशनल रिटेल प्रोडक्ट्स। ये किसी को रिफर नहीं करते, मतलब तुम अगर बैंक से सेटिस्फाइड हो तो तुम रिफर नहीं करोगे इसी बैंक को दूसरे को कि इस बैंक के पास आपको जाना चाहिए, ऐसा कोई करता नहीं है। Now, competition from non-bank players is accelerating. Banks are still unsure about the impact of non-bank players, and these may lead to threat to core business in future. यानी अब जो नॉन बैंक प्लेयर्स है वो कौन है, तो वो बाहर ऐसे लोग ने कि जो पैसे देने वाले लोग, और पैसे डिपॉजिट के तरह से भले ना ले लेकिन लोन वो लोग देते हैं और विदाउट पेपर, जैसे गहने को गिरवी रख के कोई श्रॉफ के पास से अपने पैसे लेके आते हैं, इनसे थ्रेट इनकी ज्यादा है इंडिया जैसे मार्केट में। Our banks focus too much on the front end at the cost of back end service. Banks need to continue to invest in the front office because that is the first interaction for the customer experience. फ्रंट ऑफिस पे ज्यादा, यानी जो दिखता है ना उसी को कस्टमर बिलीव करता है, इसलिए उसको फ्रंट ऑफिस में ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है बैंक को। लेकिन दे कैन नो लॉन्गर डिफर द सिग्निफिकेंट एफर्ट्स रिक्वायर्ड इन द मिडिल एंड बैक एंड। और ज्यादा मेहनत किसके अंदर करनी पड़ती है, मिडिल और बैक एंड के ऊपर। जैसे कस्टमर को के जो डॉक्यूमेंट्स है उसको चेक करने वाले, कस्टमर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। अब रिटेल बैंकिंग रिपोर्ट 2016 के अंदर बताया गया कि 63% जो कस्टमर्स है वो फिनटेक प्रोडक्ट और सर्विस को यूज करते हैं। पेनिट्रेशन यानी घुसनखोरी जिसको बोलते हैं, इज करंटली हाईएस्ट इन द इमर्जिंग मार्केट and among younger customer but is expected to increase in all geographical ages। 96% of the banking executives agreed that the industry is evolving towards a digital banking ecosystem। यानी सब लोग अब डिजिटल बैंकिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 96% जितने लोगों ने ये एग्री किया, ओनली 13% ने बोला कि जो सिस्टम है, जो अभी उनके पास सिस्टम है वो सपोर्ट करने के लिए काफी है। फिनटेक यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने वाले आर गेनिंग पॉपुलैरिटी अमंग कस्टमर्स एंड थैंक्स टू द परसेप्शन दैट ये इजीली यूज कर सकते हैं अपने, ये सब चीजों को आसानी से यूज किया जा सकता है, यानी इंटरनेट ऑनलाइन वगैरह। एंड ओनली 36% बैंक्स एग्री दैट फिनटेक ऑफर फास्ट सर्विस एंड ओनली 40% agreeing that fintech provide a good experience। Competition is evolving into acceptance with 65% of bank executives saying they view fintech firms as partners। बैंक अब है ना ये बड़ी बड़ी जैसे आप कोई बैंक में जाते हो तो बैंक जो सॉफ्टवेयर यूज करती है ना वो ऐसी कंपनी के पास से आती है, जैसे विप्रो या इन्फोसिस ये ऐसे सॉफ्टवेयर बनाती है, तो वो उनके पार्टनर हो जाते हैं एक तरह से। अब इंडिया में रिटेल बैंकिंग का सिनेरियो कैसा है वो देखना है। तो द इवोल्यूशन ऑफ रिटेल बैंकिंग इन इंडिया कैन बी ट्रेस बैक टू द एंट्री ऑफ, ये यहाँ से देखते जाओ, जो मैं बोल रहा था आपको कि इम्पोर्टेंट है वो ये, जब से रिटेल बैंकिंग के अंदर फॉरेन बैंक्स आई है तब से इसमें चेंज आया है। कन्वेंशनल बैंकिंग बिजनेस पब्लिक सेक्टर बैंक यानी पुराना बिजनेस वो जनरलाइज अप्रोच करते थे और इसमें कोई डिमार्केशन डिमार्केशन यानी डिफरेंस नहीं किया जा रहा था रिटेल और नॉन रिटेल के बीच में।
डिमार्केशन यानी लाइन खींचना जिसको बोलते हैं ना, डिफरेंस की लाइन खींचना, वो नहीं किया जा रहा था। कस्टमर और इंडस्ट्री सेगमेंटेशन वाज अडॉप्टेड विद इन द ओवरऑल बिजनेस प्लान ऑफ बैंक। यानी हमने सोच लिया कि कस्टमर या इंडस्ट्री सब सेम है, एक ही जगह पे उसको अपने टैकल करते थे। प्रोडक्ट और सर्विसेज कस्टमर सेगमेंट के अंदर जो होती थी वो एक फोकस वे पे नहीं होती थी। फॉरेन बैंक्स ऑपरेटिंग इंडिया सेट द ट्रेंड, और लेकिन ये जो बाहर से बैंक आई ने, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नया, अपने बोलते हैं ना, नया एक आयाम शुरू किया इसने। और इसमें लेट 1970s के अंदर या तो अर्ली 1980s के अंदर उन्होंने कस्टमर बैंकिंग को एक नया रुख दिया। उसने हाइब्रिड लायबिलिटी और असेट प्रोडक्ट, दोनों प्रोडक्ट को साथ में मिला दिया, और इसमें पर्सनल सेगमेंट को टारगेट करना शुरू किया। अब ये आता है इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू में आता है। स्टैंडर्ड चार्टर बैंक एंड ग्रीनलिच बैंक वर द पायोनियर्स, पायोनियर यानी शुरुआत करने वाले, फॉरेन बैंक में शुरुआत करने वाले कौन सी प्रोडक्ट को, हाइब्रिड लायबिलिटी एंड एसेट प्रोडक्ट को, ये। और सिटी बैंक ने वेव क्रिएट की थी इन द अर्ली 1980 के अंदर विद देयर क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट्स एंड स्पर्ट द रिटेल बैंकिंग स्पेस। और पूरी की पूरी क्रेडिट कार्ड के आने के बाद में बैंकिंग स्पेस पूरी चेंज हो गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड सब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करो या तो दूसरी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज की बात करो, जैसे कौन कौन है इसके अंदर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सम पब्लिक सेक्टर बैंक में आती है इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, आंध्र बैंक, ये आता है एमसीक्यू में। उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को डेवलप किया और सबसे पहले क्रेडिट कार्ड को ऑफर करने वाली ये बैंक्स थी। इनफैक्ट बैंक ऑफ बड़ौदा और आंध्र बैंक वो सबसे पहले थी, ये आता है एमसीक्यू में। टू ऑफ द अर्ली प्लेयर्स इन द क्रेडिट कार्ड बिजनेस इन द पीएसबी यानी पब्लिक सेक्टर बैंक में। The entry of new generation private sector banks in the early 1990s has created a new approach to retail banking by banks. With the advantage of technology right from start, these banks had a clear positioning for retail banking. ये जो बैंक आई थी प्राइवेट सेक्टर की, उनको पहले से ही पता था कि किस तरह से कस्टमर को लुभाया जाना चाहिए। द एंट्री ऑफ एग्रेसिवली, ये लोग मार्केट के अंदर आए एग्रेसिवली, यानी बहुत ज्यादा जोश के साथ में वो मार्केट में आते हैं, और नए मार्केट खास करके रिटेल सेगमेंट के अंदर वो अपना कब्जा जमाने के लिए आगे बढ़े। इन एडिशन द न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक्स हैड पोज्ड द थ्रेट। अब जो प्राइवेट बैंक्स आई ना, यानी एचडीएफसी प्राइवेट बैंक, आईसीआईसीआई प्राइवेट बैंक, ऐसी इंडसइंड प्राइवेट बैंक, ये सारी जितनी भी बैंक्स है वो जब आई इंडिया के अंदर स्टार्ट करना शुरू किया उन्होंने अपना बिजनेस, तो वो रिटेल बैंकिंग, रिटेल बिजनेस फॉरेन बैंक्स का वो छीनने लगी। दैट हैड बी बाय देन वेल डिफाइंड बिजनेस मॉडल्स फॉर रिटेल बैंकिंग। टू add to the fuel, PSB also with technology initiative and redefined business models for retail had aggressively entered the market space, creating a retail war and capture the share। यानी यहाँ पे ना पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक और फॉरेन बैंक सबके बीच में एक वॉर जैसा शुरू हो गया। और रिटेल वॉर आज के जमाने में सीधी सीधी बात है, और ये विन विन सिचुएशन के अंदर है। इसका मतलब अगर आप वॉर में दाखिल होते हो तो ऐसा नहीं कि आप पीछे हट जाओगे। हर कस्टमर के लिए आपको नई प्रोडक्ट समझनी पड़ेगी और लानी पड़ेगी मार्केट में, तब जाके आप उसको कंप्लीट कर पाओगे। अदरवाइज ये कस्टमर के अंदर से यानी दिमाग के अंदर से वो प्रोडक्ट इजीली बाहर निकल जाएगी। नाउ स्ट्रॉन्ग कस्टमर फंडामेंटल्स ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन, ये आपको अंडरलाइन करना है, ये इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन का बढ़ना, इमरजेंस ऑफ न्यू कस्टमर सेगमेंट, ये सब जो है ना वो एग्जाम्पल्स है। यानी क्यों कैटापल्टेड, ये कैटापल्टेड लिखा है ना, मतलब बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ना रिटेल बैंकिंग का, तो ये सब इसके कारण है। सबसे पहले इकोनॉमिक फंडामेंटल स्ट्रांग, यानी इंडिया ग्रोइंग नेशन की तरह से आया, अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिस्पोजेबल इनकम यानी खर्च करने के लिए जो इनकम है ना, वो इनकम हमारे पास इंक्रीज हो रही है। उसके बाद इमरजेंस ऑफ न्यू कस्टमर, नए नए यंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, नए कस्टमर सेगमेंट्स आ रहे हैं। मास एफ्लुएंट, एफ्लुएंट यानी पैसे वाले लोग,
एफ्लुएंट, ई नहीं है, ई हो ने तो अलग मीनिंग होता है ये शुरुआत में, और अगर ए हो तो इसका मतलब पैसा वाला। तो पैसे वाले लोग बढ़ रहे हैं। एक्सप्लोजन ऑफ सर्विस इकोनॉमी इन एडिशन टू मैन्युफैक्चरिंग स्पेस हैव कैटापल्टेड द स्कोप फॉर रिटेल बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया। The segment has become an important component in the business design of the banks in India, and almost all players in the foreign and public private space are in this, and it has become it almost a fashion statement for all the players। यानी सबके लिए एक ऐसे फैशनेबल हो गया ये, सबको लुभाना, इन सब तक की तरफ जाना। तो रिटेल प्लान्स बेसिकली स्टेम्स फ्रॉम द एनर्मस अपॉर्चुनिटीज। हमेशा याद रखो कि रिटेल बैंकिंग या तो कोई भी रिटेलिंग जब भी आता है सामने अपॉर्चुनिटी होती है तभी आता है। कस्टमर के सेगमेंट्स बढ़ते हैं और अनटेप पोटेंशियल, अनटेप पोटेंशियल यानी जिसको आज तक किसी ने जाना ना होने वैसी तुम्हारे लिए जो तक होती है यानी अपॉर्चुनिटी होती है उसको बोला जाता है। देयर इज अ वर्चुअल गोल्ड माइन टू बी अनअर्थ, यानी हमारे सामने एक जैसे सोने की खान जैसा है। किसके लिए? बैंक के लिए, कि जो इसको आसानी से इसको हासिल कर सकती है बैंक। देयर इज अ होल लोड ऑफ कस्टमर pyramid to be tapped, and present activities still recently were confined only to the top and higher middle end of the customer pyramid. Of late, banks, especially foreign banks and new generation private players, are seriously looking at the bottom of the customer pyramid। यानी सब ऊपर वाले कस्टमर को नहीं देख रहे, सब नीचे वाले ज्यादा कस्टमर को देख रहे हैं। अगर पिरामिड के अंदर जो नीचे वाले कस्टमर है उनको अपनी तरफ कर लिया तो भले हजारों कस्टमर है लेकिन छोटी छोटी प्रोडक्ट वो खरीदेंगे, तो इससे काफी फर्क पड़ जाता है। और यहाँ पे एक नया ट्रेंड सेट हुआ है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज में जैसे ये कैपिटल फर्स्ट है, या फिर दूसरा नाम ले अपने बजाज फाइनेंस, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के अंदर आता है। और ऑल्सो एग्रेसिवली एंटर, और वो भी बॉटम ऑफ द पिरामिड के अंदर है, और वो भी कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर अपना हिस्सा आगे बढ़ा रही है। अब ये आरबीआई का डेटा है, 8 पेज और 9 पेज वो नहीं करना है आपको। अब अपने सीधे 10 पेज से स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये नेक्स्ट लेक्चर में। अब 10 11 सिर्फ 2 पेज बाकी रहे, उसके बाद में ये तुम्हारा यूनिट जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। बाद में अपने सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे।